हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और ऐसे ही एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मैनेजमेंट के अंदर जेआरएफ क्रैक किया, मैनेजमेंट के अंदर अपने गोल को अचीव किया। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत बधाई आपको, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर उसका कंट्रीब्यूशन आपको भी जाता है सर। जी जी, थैंक यू सो मच। तो अभिषेक जी, आपने एक्सपेक्ट किया था एग्जामिनेशन देने के बाद कि इस बार अभी जेआरएफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट का पेपर अभी ऐसा लग रहा है ना कि कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं। पेपर एक बार देखने के सर बाद तो मैं ऐसी फीलिंग आती है। सर मैनेजमेंट में अब तो सर ऐसा हो गया ना कि पहले तो फिर भी कुछ हद तक ठीक था, मगर अब तो ऐसा हो गया ना कि जैसे पहले बच्चों को बताते थे ना, ए फॉर एप्पल, ये है बेटा देख लो ए फॉर एप्पल। मगर अब कैसा हो गया ना, बोल देता है कि रेड कलर का फ्रूट है और उसका स्टार्टिंग ए से है, अब ये बताओ क्या है। तो ये है जी मैनेजमेंट के सवाल। जी, तो बहुत ज्यादा इसका मतलब घुमा है के कि सवाल आ रहे अगर आपको कंसेप्ट, अगर आपको क्लैरिटी अगर नहीं है तो फिर मैनेजमेंट हो नहीं सकते, क्योंकि मैनेजमेंट में इतने सारे सब्जेक्ट है कि हर एक सब्जेक्ट से आपका एक जेआरएफ का मतलब एक टॉपिक बन सकता है यूजीसी एग्जाम का। आपके फाइनेंस है, मार्केटिंग की है, ओबी है, एचआर है, तो बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा ही लेंदी है। हैं। जी। इसको पढ़ते पढ़ते में तो सर, और एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये भी हुआ ना मेरे साथ कि मेरी एमबीए 2015 में हो गई। ओके। तो 2015 के बाद मैंने 6-7 मंथ मैंने कॉर्पोरेट में काम करा है, और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करा। ओके। तो 2020 2021 में वो मैक्रो कुछ थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे, कोरोना वोरोना के कारण मुझे मेरे जो बिजनेस है मुझे मुझे बंद करने पड़े। ओके। तो उस टाइम से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, 2020 से। और उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं तो वापस से मैं एजुकेशन लाइन पे मैं जाना चाहता हूँ। जी। तो आप मान लो 2022 पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। ओके। तो मेरी जो स्टडीज की गैप है वो 6-7 साल की है। ओके। तो इसीलिए मुझे पूरा 1 साल से ज्यादा ही लग गया उसको क्लियर करने में, मतलब 2022 से मैंने स्टार्ट करा था और अब जाके क्लियर हुआ है। जी 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 जी। तो जैसा आप बता रहे हो कि इतने लंबे गैप के बाद प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, तो क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने उनसे डील किया? सर चैलेंजेस तो ऐसे आए कि पहले तो बुक उठाने का मन नहीं करता था, क्योंकि एक बार पढ़ाई आपकी आदत, जब हैबिट जब छूट जाती है ना, फिर उसको वापस से रीगेन करने में बहुत मुश्किल होती है। तो पहले तो बुक देख के डर लगता था कि कहाँ से पढूं, किधर से पढूं, क्या पढूं क्या ना पढूं। ये बहुत बड़े चैलेंजेस है, कौन से टॉपिक को देखूं। सबसे बड़ा चीज सिलेबस ही पता नहीं था कि सिलेबस ही क्या है, कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्या आ सकते हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपके वीकनेसेस है, कहाँ आप स्कोर कर सकते हो, कहाँ आप स्कोर नहीं कर सकते हो। तो उन सारे, वो तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, तो उनको धीरे धीरे करके मैंने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे करके उन चीजों को ओवरकम करे। तो फिर मुझे लगने लग गया कि नहीं, अब ये चीजें हो सकती है चीजें, क्योंकि मुझे पहले से ही मुझे स्टैटिक चीजें पसंद नहीं है। मतलब अगर आप मुझे बोलो रटने के लिए, मेरे से नहीं होगा। मगर एक एनालिटिकल जो चीज होती है वो मुझे अच्छी लगती है, कि इसको एनालाइज करना, और चारों तरफ से कि इसके व्यू पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इधर की एंगल क्या है, इधर की एंगल क्या है, तो वो मुझे पसंद था, पहले से ही पसंद था। तो मैनेजमेंट के जब क्वेश्चन देखे, पहले तो मैं देखा ही नहीं था क्वेश्चन सर। पी वाई क्यू, मैंने मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पी वाई क्यू करके जाने भी है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बस बुक निकाला, पढ़ा कि चलो देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। मगर उससे हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ नहीं उससे में। तो मुझे ये समझ आ गया कि ये स्टैटिक सवालों से आपके मैनेजमेंट हो नहीं सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, कितने भी पढ़ लो, आपके होंगे नहीं। तो उसके लिए आपको पी वाई क्यूज आपको लगाने ही पड़ेंगे, और पी वाई क्यूज भी कैसे, कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको कंटेम्पलेट करना पड़ेगा चीजों पर। तो ही जाके आपका एक, उसमें आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल। जी जी जी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस तो आपने ऑलरेडी बता ही दी है। और साथ में आप ये भी बता रहे थे कि आप खुद अपना काम भी कर रहे हैं, कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व जी रहते हैं। तो कैसे आप प्रिपरेशन की तरफ अपना माइंड चैनलाइज करते थे? क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो हरदम ध्यान जाता होगा ना कि अरे वो स्टॉक बढ़ा के घटा, सेंसेक्स का क्या हुआ, निफ्टी का क्या सर हुआ। उसकी तो सर। एक टाइमिंग है ना सर, 9:15 से 3:30। ओके। तो वो एक टाइम फ्रेम, वो उतने टाइम फ्रेम में तो मुझे होता ही नहीं था। मैं बुक खोल के भी बैठूं तो मेरा ध्यान उधर ही जाता था, क्योंकि पैसे इन्वॉल्व रहते थे। इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है एक पैसे लगाने से ना, तो उधर जी माइंड चला जाता था। जी जी। मगर मैंने फिर टाइम फ्रेम अलॉट करना स्टार्ट करा कि हाँ, मुझे इतने देर पढ़ने होंगे, मैं अपने टाइम स्लॉट कर लेता हूँ कि अगर मुझे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे करना है, क्योंकि बिकॉज ये जो नेचर है, मैनेजमेंट या आप जेआरएफ करो या फिर आप नेट कर रहे हो,
तो पहले तो सबसे पहले बात आपको उसकी नेचर को समझना पड़ेगा कि टीचिंग नेचर है क्या, है ना। जब तक आप ये नहीं समझ पाते हो कि टीचिंग का नेचर क्या है, आपको करना बहुत मुश्किल। जैसे आप खुद ही एक सीए हो, तो आप अगर चाहते तो आप भी तो कॉर्पोरेट सेक्टर से ज्वाइन कर सकते थे, हम्म। मगर फिर भी आपने सर टीचिंग सेक्टर को चुना। जी। क्यों? बिकॉज आपको उसका नेचर पता है कि कैसे किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। तो वो चीज जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको वो नहीं क्लैरिटी आएगी ना, तब तक ये बहुत मुश्किल होता है। जेआरएफ वेआरएफ जो लोग समझते हैं कि मैं पढ़ लूंगा, अब किताब खोल के देख लूंगा, हो जाएगा, मैं जाके दे दूंगा, बहुत मुश्किल जी। तो मुश्किल है, बिल्कुल है, और आपने इस मुश्किल को हल किया, आपने अपना गोल अकम्प्लिश किया। तो काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन में एक प्रैक्टिस, और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो पढ़ाई भी है और प्रैक्टिस भी है, ये दोनों चीजें रहती हैं आपकी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व। तो प्रैक्टिस का आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्रैक्टिस का है इस जर्नी में? सर, बहुत ज्यादा। सर बहुत ज्यादा, जितना स्टैटिक का आपका जितना इम्पोर्टेंस नहीं है, उतना आपका सर प्रैक्टिस का आपको ये है। और उसके बाद सर मेरा तो यही मानना था सर, मैंने जैसे मैं ये किया कि अगर मैं 200 नंबर लेकर आऊं तो भी मुझे जेआरएफ हो जाएंगे, अगर मैं 180 भी लेकर आऊं तो भी मुझे जेआरएफ हो जाएंगे। तो मुझे किसी भी एक चीज में मास्टर नहीं बनना था, क्योंकि जेआरएफ पेपर ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है कि दैट यू डोंट हैव टू बी मास्टर ऑफ वन, यू हैव टू जैक ऑफ ऑल। आपको बिल्कुल। सब आने चाहिए, थोड़े थोड़े आपके आने चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और वहीं से आपको क्या करना होता है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ जाती है। जैसे अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे स्टैट्स पोर्शन में कंप्लीटली ब्लैंक हूँ। मैं आज ही ब्लैंक, मेरा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन मेरे दिमाग में जाता ही नहीं। तो मैं जो चीज मेरे दिमाग में नहीं जाता है, मैं उसको टच भी नहीं, मैंने एग्जाम पे भी उसको टच नहीं करा। मैं बहुत फ्रीक्वेंट बता रहा हूँ और बहुत फ्रेंडली बता रहा हूँ। मगर जो फाइनेंस जो चीज है ना सर, वो पूरा मेरा अंदर घुस जाता है। तो फाइनेंस के सवाल मैं गलत बनाता ही नहीं। तो मेरा एक वहां से मेरा कंपनसेट हो गया वो चीज। तो मैंने उधर से एक ले लिया, चलो ठीक है, अगर मैं ये नहीं बना पा रहा हूँ तो मुझे एक पोर्शन मुझे स्ट्रॉन्ग कर लेने पड़ेंगे ताकि मेरा वो कंपनसेट कर दे। तो जी। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन मेरे कंपनसेट कर देता था, मेरा फाइनेंस, मेरी मार्केटिंग, ओआर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एचआर, तो ये सारे जो थे। मैंने जनरली मेरा क्वेश्चन जो भी राइट हुआ, जो मैंने जब देखा है प्रीवियस मैंने अपने रिस्पॉन्स शीट पर, तो लगभग मेरे सारे यहीं इधर से ही राइट हुए। ओके। तो स्टैट्स तो सर एक भी नहीं, एक भी नहीं। ओके। चलिए, आपने बैलेंस ऐसे मेंटेन कर लिया, तो काफी अच्छी चीजें आप बता रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट्स को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको कंपनसेट कर लें किसी और सब्जेक्ट से। तो ये सब चीजें आज तो वो जानने बहुत को मिल जरूरी रही है। हैं अभिषेक जी से। बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए। तो अभी अभिषेक जी, आपने अपना जो ये वाला गोल है वो तो अकम्प्लिश कर लिया, जेआरएफ अब आपको मिल चुका है। तो अभी फ्यूचर में कहाँ को आप जाना चाह रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन पकड़ना चाह रहे हैं? सर अभी तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करा है, जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके। और बहुत जगह से बात भी चल रही है, जैसे कॉलेजेस में मैं जानता हूँ जहाँ उनके डीन हैं कॉलेजेस के, तो उनसे बात चल रही है। तो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ के जो डीन थे वो मेरे, मतलब मैं उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता था। ओके। तो जनरली वो जो मतलब एक सर उधर से ये कहा कि अगर तुम अगर इतना सा एडवाइस अगर दे सकते हो, अगर मतलब बता सकते हो इतनी ऐसी चीजें, तो क्यों ना तुम अब स्टूडेंट को बताओ। तो तुम ये चीज करो। तो मैंने सर से पूछा कि सर क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया कि तुम यूजीसी नेट करो, एग्जाम दो, आओ कॉलेजेस में, एंट्री लो कॉलेजेस में, और अपनी नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट करो। जी। तो मेरे हिसाब से सर, जो भी एस्पिरेंट आज के टाइम पे अगर यूजीसी नेट और जेआरएफ अगर कर रहा है, तो उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप आने वाले टाइम पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाले हो। आपको 60 70 100 200 250 बच्चों के सामने खड़े होकर पढ़ाना है। तो उसके लिए आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, वो एकदम पुख्ता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ा कर आ जाए, क्योंकि आपके हाथ में किसी भी बच्चे का फ्यूचर है, भविष्य के लिए आपको भी टाइम टू टाइम आपको भी अपग्रेड होना एकदम जरूरी जी। है। तो ये ऐसा मेरा मानना है। जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज मेरे को जानने को मिली हैं अभिषेक जी से। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करते हुए। और आप गाइडेंस में, मेरे को तो पक्का पता है कि आप बहुत अच्छे से गाइड कर लोगे। इतने अच्छे से आज आपने जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स उनको गाइड कर दिया, मेंटर कर दिया। एंड आई बिलीव कि वो डेफिनेटली आज मोटिवेट हुए होंगे, उनको कुछ स्ट्रेटेजी मिला होगा कि कैसे उनको अपना प्रिपरेशन करना और जेआरएफ अचीव करना है। तो बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी आज आपसे बातचीत करके। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थी हमारी चर्चा अभिषेक जी के साथ। तो अभी विदा लेते हैं अभिषेक जी से। तो आज इस सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।